हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो में हम यूनिट 3 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ PYQs ऑफ यूनिट 3। जैसे कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ PYQs क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, वैसे ही आज हम यूनिट 3 के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारी यूनिट है ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है, राइट। इस यूनिट में हमने उन सारे चैलेंजेस को डिस्कस किया है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के सामने आते हैं, राइट। देखा जाए तो पूरी की पूरी यूनिट क्या है, थ्योरेटिकल है। इसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनने वाले हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिव पुअर्टी एंड एब्सोल्यूट पुअर्टी। सबसे पहली चीज, हमने जब चैलेंजेस पढ़े थे, इस यूनिट को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो चैलेंज था हमारा वो कौन सा था, पुअर्टी, राइट। पुअर्टी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो हमारे आया है कि भाई रिलेटिव पुअर्टी और एब्सोल्यूट पुअर्टी के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पुअर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव पुअर्टी की। Relative poverty refers to the poverty across different classes or religion of a country. अब हमारी जो कंट्री है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत से रिलीजन्स हैं, बहुत सी क्लासेस हैं, ओके। रिलेटिव पोवर्टी क्या होता है कि जब रिलीजन और डिफरेंट क्लासेस के बीच में जो चीज डिफरेंशिएट करती है, राइट, तो उसको यहाँ पे रिलेटिव पोवर्टी का नाम दिया गया है। द रीजन और क्लास ऑफ पीपल whose level of living is low। अब बहुत बार हमने सुना है कि भाई ये बहुत ही लोअर क्लास का है। लोअर क्लास का मतलब क्या है कि वो कंपैरेटिवली जो बाकी क्लासेस हैं उनसे काफी पुअर है, राइट। या फिर हम रिलीजन के बेसिस पे हम उसको इस चीज से हम जज करें कि ये बहुत ही पिछड़ी हुई रिलीजन का है, यानी कि ये बहुत ही कहीं ना कहीं ये गरीब है, ओके। जब हम क्लास या फिर रिलीजन के बेसिस पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम किसके अंडर में रखते हैं, रिलेटिव पुअर्टी के अंडर में हम उसको रखते हैं, ओके। नाउ लेवल ऑफ लिविंग कि भाई वो किस तरीके से रह रहा है उससे उसको जज किया जाए, इज ट्रीटेड एज पुअर और रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू दी अदर रिलीजन और क्लास ऑफ पीपल हैविंग हाई लेवल ऑफ लिविंग। तो इनको किन से कंपेयर किया जाता है, जैसे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, राइट, कि भाई या तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा नहीं है या फिर कंपैरेटिवली थोड़े से पुअर हैं, ओके। Now, relative poverty is also interpreted in terms of inequality of income within the country. अब यहाँ पे क्या चीज देखी जाती है कि relative poverty में inequality of income को यहाँ पे फोकस किया जाता है कि भाई एक कंट्री में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, वो अनइक्वल है, ओके। इसको यहाँ पे फोकस किया जाता है। रिलेटिव पोवर्टी में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को, विथ देयर क्लास एंड विद देयर रिलीजन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी। दोज बिलो पोवर्टी लाइन आर डीम्ड एज एब्सोल्युटली पुअर। अब एक पोवर्टी लाइन है, उससे नीचे जितने भी लोग आते हैं, नो मैटर कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नो मैटर वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन, एक पोवर्टी लाइन के अंडर में जितने लोग आते हैं उन सबको एब्सोल्यूट पुअर माना जाता है। In India, the concept of poverty line is used as measure of absolute poverty. अब poverty line क्या है कि भाई absolute poverty को measure करने के लिए इंडिया में कुछ यूज किया जाता है जिसको यहाँ पे poverty line का नाम दिया गया है, okay? Poverty line refers to that line which divides the people as poor and non-poor. मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन होती है जो इसके ऊपर तो नॉन पुअर लोग आते हैं और इसके बिलो पुअर लोग आते हैं, ओके, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ इनकम। और हम किस चीज से लोगों को इसमें जज करते हैं, उनकी लेवल ऑफ इनकम के थ्रू हम उनको जज करते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जब भी रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम रिलीजन और क्लास को लेकर के हम बात करते हैं, ओके, और उससे हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तो इसमें रिलीजन या फिर क्लास मायने नहीं रखता है, एक पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जितने भी लोग आते हैं उन सबको पुअर कंसिडर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राइट एन ऑब्जर्वेशन ईच ऑन कम्बेटिंग पुअर्टी थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर एंड फिजिकल मेजर्स। अब पुअर्टी को कैसे खत्म किया जा सके ये हमको बताना है दो मेजर्स से। एक पहला है लेजिस्लेटिव
और दूसरा है फिजिकल मेजर्स। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि पॉवर्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स की। लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज आती है इसमें मिनिमम वेज एक्ट, ओके, और इसी के अंडर में आता है प्राइस फ्लोर। मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एक वेजेस है जो कि हर एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम प्राइस फ्लोर की भी। अब प्राइस फ्लोर क्या होता है? एक मिनिमम रेट होती है कि इतनी तो हर किसान को मिलनी ही चाहिए, ओके। लेजिस्लेटिव मेजर्स बेसिकली रेफर्स टू मिनिमम वेज एक्ट, मेकिंग इट मैंडेटरी, ये बहुत ही जरूरी होता है फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयज। हर एम्प्लॉयर जरूरी होता है कि भाई आप अपने एम्प्लॉयर्स को इतनी मिनिमम वेज तो आप दोगे ही दोगे। फिर आपकी इच्छा है, फिर आपका प्रॉफिट है कि आप उससे ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, लेकिन एक मिनिमम वेज तो रखना ही रखना है, ठीक है। So these measures also include such policies as price floor. अब इसके अंडर में प्राइस फ्लोर जैसी चीजें भी देखी जाती हैं for purchase of farm outputs. Now price floor क्या होता है? Price floor refers to the stipulated minimum price that must be offered to the farmers. अब ये वो मिनिमम प्राइस होती है जो कि फार्मर्स को इतनी तो देनी ही देनी होती है, ठीक है। मान लीजिए कि प्राइस फ्लोरिंग किसी भी क्रॉप पे रख दी, मान लीजिए 15, ठीक है। 15 रुपए से कम तो आप अलाउ करोगे ही नहीं, कोई भी फार्मर 15 रुपए से कम तो लेगा ही नहीं। प्राइस फ्लोरिंग ये मिनिमम प्राइस होती है, ठीक है, जो कि इतनी तो देनी ही देनी होती है, ओके। मस्ट बी ऑफर्ड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट, उनके आउटपुट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मेजर क्या होता है? इसमें एक चीज आपको जरूर याद रखने वाली है, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट एंड प्राइस फ्लोर, ठीक है। इन दोनों चीजों को आपको याद में रखना है जब भी लेजिस्लेटिव मेजर की बात हो पॉवर्टी रिड्यूस करने में, तो आपको ये दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन करना है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज फिजिकल मेजर्स। अब फिजिकल मेजर्स कौन कौन से हैं? इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट के थ्रू जो सब्सिडीज दी जाती है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? फिजिकल मेजर्स के अंडर में आते हैं। इट अम्प्लाइज अ हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन द रिच। अब इसका क्या मतलब है कि सरकार जो है हमारी, वो क्या करे कि भाई जो रिच अमीर लोग हैं उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टैक्स ले, और जो गरीब लोग हैं उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टैक्स कम ले, ओके। व्हाइल द पुअर आर ग्रांटेड एक्सेम्पशन, उनको थोड़ी सी छूट दी जाए जो कि गरीब लोग हैं, ओके। टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू सब्सिडाइज परचेजेस बाय पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे सब्सिडीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजिकल मेजर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें जो आपको याद रखने वाली है, दैट इज टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। जो गरीब लोग हैं तो सरकार उनको सब्सिडी भी किसी न किसी चीजों पे जो कि नेसेसिटी की होती है ना, उन चीजों पे उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी इज ऑफर्ड ऑन आइटम्स लाइक कोर्स क्लोथ एंड कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, जो कि देखो खाना पहनना ये नेसेसिटी है, तो इस पे तो सरकार सब्सिडी देती ही देती है। द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, फाइन। तो अभी तक हमने दो चीजें यहाँ पे देखी हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स देखे और फिजिकल मेजर देखे। लेजिस्लेटिव मेजर में हमने वेज एक्ट की बात करी, प्राइस फ्लोर की बात करी। फिजिकल मेजर में हमने टैक्सेशन और सब्सिडीज की यहाँ पे बात करी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राइट 3 ऑब्जर्वेशंस सजेस्टिंग द नीड टू कॉम्बैट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब 3 ऐसे ऑब्जर्वेशंस अपन को बताने हैं जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं खत्म हो, ओके, एज अ प्री कंडीशन टू कम्बैट पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को कम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी होगी कि पॉपुलेशन को कम करना होगा, और पॉपुलेशन को कम करने के हमको यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, ओके। पहला है, the 3 observations suggesting the need to combat population growth as precondition to combat poverty are as under। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, increase in national income fails to be reflected in quality of life of the people owing to the rapid rise in population। अब यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही में पोवर्टी पे भी इफेक्ट इसका पड़ रहा है कि भी पोवर्टी भी बढ़ रही है। नाउ सी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जीडीपी जो बढ़ रही है, नेशनल इनकम जो बढ़ रही है वो तो ठीक है, वो बढ़ रही है, इकोनॉमी
इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दैट इज गुड, बट इसका रिफ्लेक्शन कहीं लोगों की जिंदगियों पे नहीं दिख रहा है, यानी कि लाइफ ऑफ पीपल पे इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। Owing to the rapid rise in population, now per capita income यानी कि national income population continues to be low। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि per capita income तो अभी भी लो है। per capita income क्या होती है कि पर व्यक्ति यानी कि पर इंडिविजुअल इनकम क्या है, कितनी है ना? तो पर कैपिटा इनकम अभी भी क्या है, लो है, बिकॉज पॉपुलेशन इज राइजिंग टू न्यूट्रलाइज द राइज इन नेशनल इनकम। पर क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ रही है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, लेकिन नेशनल इनकम का जो गुड इम्पैक्ट है वो कहीं पे भी पॉपुलेशन पे नहीं देखा जा रहा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 ऑब्जर्वेशंस सजेस्टिंग द नीड to combat population growth as a precondition to combat poverty। अब यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि पॉपुलेशन और पोवर्टी का क्या रिलेशनशिप है, कि भाई पॉपुलेशन तो हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट पोवर्टी पे इन अ गुड वे हो रहा है या फिर इन अ बैड वे हो रहा है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, सो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम वो बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन उसका लोगों के जीवन पे कहीं कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, कहीं कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे नहीं दिख रहा है। ओके, ओइंग टू अ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेशनल इनकम तो बढ़ रही है अनडाउटेडली, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है यानी कि पर व्यक्ति जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। ओके, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी लो, वो अभी भी क्या है, लो है, बिकॉज पॉपुलेशन इज राइजिंग टू न्यूट्रलाइज द राइज इन द नेशनल इनकम। क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे नेशनल इनकम भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रही है। अब ये चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन इसका कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है in the life of the people. Okay, next point is because of overpopulation India is burdened with massive unemployment। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हाई रेट पे देखा जाता है। सो इन सच अ सिचुएशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वुड ओनली कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नेशनल इनकम बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। थर्ड पॉइंट इज ओइंग टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन family size of the poor people is so high that the availability of goods and services to the poor remains low। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कि जो गरीब वर्ग है उनकी भी फैमिली साइज बढ़ रहा है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके पास में अप्रोप्रिएट पोर्शन में ना गुड्स पहुंच पा रहे हैं ना उनके पास में सर्विसेज पहुंच पा रही हैं। ओके, सो रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिडक्शन इन पोवर्टी। इसलिए ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उससे ही क्या होगा कि पोवर्टी पे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखा जाएगा कि भाई पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में होगी तो कहीं ना कहीं पोवर्टी भी कंट्रोल में की जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पोवर्टी लाइन। शुड द पोवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन? So poverty line refers to the cutoff point in terms of level of income। So poverty line क्या है? poverty line को किस terms में हम देखते हैं? So poverty line को सबसे पहले हम income के terms पे देखते हैं, ठीक है? So it refers to the cutoff point in terms of level of income और the level of consumption। या तो हम इसको लेवल ऑफ इनकम के तौर पे देखते हैं या फिर लेवल ऑफ कंजम्पशन। हालांकि बात दोनों एक ही है कि भाई इनकम आप कंज्यूम करने में ही खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर आपका काय में होगा, कंजम्पशन में ही होगा। तो या तो इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ इनकम या फिर इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज अ पुअर एंड नॉन पुअर। और ये पोवर्टी लाइन का काम क्या होता है कि ये लोगों को पुअर या फिर नॉन पुअर में डिवाइड करती है। ओके, सो बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में इनकम और कंजम्पशन यानी कि इन दोनों के बीच में पोवर्टी लाइन कट ऑफ शुड प्रेफरेबली बी
डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। इन दोनों के बीच में पॉवर्टी लाइन ज्यादा किस पे इम्पैक्ट देती है? कंजम्पशन पे, कि भाई कितना इंसान कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन कितना कर रहा है, उससे पता लगता है कि वो कौन से सेक्टर में लाई करता है, या तो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अपर पॉवर्टी लाइन पे, क्योंकि कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि कंजम्पशन से ही पता चलता है कि भाई इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं और कौन से सेक्शन से ज्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है, बाय इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड। और उससे ये भी पता चलता है कि किस टाइप के गुड्स ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। व्हाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज, जबकि इनकम सिर्फ क्या शो करती है? सिर्फ कैपेसिटी टू परचेज, कि भाई कितनी कैपेसिटी है किसी इंसान की खरीदने की, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ये चीज आए कि भाई पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसको किस किस टर्म्स में हम देख सकते हैं, तो एक तो लेवल ऑफ इनकम के टर्म्स में हम इसको देख सकते हैं और लेवल ऑफ कंजम्पशन के टर्म्स में भी इसको हम देख सकते हैं। वेल देखा जाए तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि आप ज्यादा किसे प्रेफर करोगे, सो लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि उसी से पता लगता है कि इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन से सेक्टर में ज्यादा कंजम्पशन उसका हो रहा है और किस टाइप के गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। अब यहाँ पे अपन को क्रेडिट, भाई किसानों को क्रेडिट नीड की कैसे कैसे जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो क्रेडिट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। किस टाइप का क्रेडिट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म, छोटे समय वाला क्रेडिट। सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस लिए यूज किया जाता है ये हम देख लिए। बिसाइड्स मेकिंग, इसके अलावा क्या है? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 6 to 12 months। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने टाइम के लिए होता है? 6 से 12 महीने के लिए लिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्रेडिट इज मीडियम टर्म क्रेडिट। ये कौन सा होता है? सो मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है? द परचेज ऑफ मशीनरीज, मशीन्स खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन फेंसेस, कंस्ट्रक्शन के लिए, डिगिंग द वेल्स, कुएं खोदने के लिए, इन सब कामों के लिए इस टाइप की क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। और इसका जो पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है? 12 months to 5 years। ओके, लास्ट आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। सो लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है तो उस जगह पे ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट काम आता है। फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, या फिर आपके एग्जिस्टिंग लैंड पे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है तो उस केस में ये काम में आता है। द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस फ्रॉम 5 years to 20 years। ठीक है, तो 6 महीने से 12 महीने का होता है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। फिर उसके बाद में 12 महीने से 5 साल तक का होता है हमारा मीडियम टर्म क्रेडिट। और फिर लास्ट आता है 5 years to 20 years, जो कि होता है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ओके, What are the main deficiencies of rural banking system? अब रूरल बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे रूरल बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। अब इसमें कमियां क्या क्या होती है, डेफिशिएंसीज क्या क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीन टाइड टू कोलेटरल। अब ये दोनों जो होते हैं रूरल एरियाज में, जो कि बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग क्रेडिट होता है और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है, वो कहीं ना कहीं कोलेटरल होते हैं। ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि भाई जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। ओके, because of which a large section of small and marginal holders are often left out। ठीक है, तो जिनके लिए जो सुविधा बनाई गई है वो ही कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी क्या है? Owing to political populism, the government has often shown laxity, यानी कि lack of strictness in the recovery of loans। अब पॉलिटिक्स तो सब जगह चलती है, ये हमको पता है। सो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की वजह से क्या होता है, काफी बार की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं रह पाती है, यानी कि रिकवरी ऑफ लोन नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफॉल्ट रेट जो होती है कि भाई जो रेट रिकवर करनी होती है वो रिकवर होती नहीं है और टाइम के साथ साथ में और ज्यादा वो रेट बढ़ती जाती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये भी रूरल एरियाज में देखा जाता है। लास्ट पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स के अलावा
Most financial institutions have failed to promote mobilization of deposits from the farming families. अब कमर्शियल बैंक से अलावा जो काफी इंस्टीट्यूशनल देखे जाते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे जाते हैं रूरल एरियाज में, वो कहीं ना कहीं उनका जो वर्क है जो कि डिपॉजिट्स का होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं. Accordingly, participation of the farmers in provision of institutional credit continues to be this small, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं वो रिलाय नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो सारे के सारे फार्मर्स उन पे अच्छे से भरोसा नहीं कर पाते हैं, उन पे रिलाय नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं कम करते हैं. ओके, सो ये हमने 3 पॉइंट्स देखे थे. डेफिशिएंसी ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम. Now, why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas? अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अर्बन एरियाज में जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी रेट लो क्यों होती है. तो इसका मेन रीजन क्या है? फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई, इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब. सो सबसे पहली चीज तो फीमेल एजुकेशन हमारा पहला पॉइंट है कि भाई वो इतना कम है जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं कम है. Among most families in urban areas, अब urban areas में ज्यादातर families में क्या होता है, job work for women is still governed by family decision rather than the individual's own decision. कि urban areas में काफी जगह पे क्या देखा जाता है कि औरत खुद के decision से काम नहीं करती है, उसकी family उसके लिए decision लेती है कि whether she is allowed to work or not. Okay, implying that even the available opportunities are not actually utilized, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास में जो available opportunities तो हैं लेकिन वो उसको utilize नहीं कर पाती हैं. Higher employment among women in rural areas is owing to widespread rural poverty. अब rural areas में ज्यादा workforce women का कैसे देखा जाता है क्योंकि rural areas में गरीबी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई एक की कमाई से पूरा घर नहीं चल पाता, इसलिए जो औरतें हैं उनको अपने घरों से निकलना पड़ता है. और हालांकि उनकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए उनको जिस भी वेजेस पे जो काम मिलता है वो कर लेती हैं. और यही रीजन है कि रूरल एरियाज में जो विमेन वर्कफोर्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है. ओके, सो द बल्क ऑफ फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स जस्ट टू मेक अ लिविंग फॉर देयर फैमिलीज. सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए वो रूरल एरियाज की लेडीज क्या करती हैं, काम करती हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. अब रूरल एरियाज की जो ज्यादा वर्कफोर्स विमेन वर्कफोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में क्यों एंगेज होती हैं कंपेयर टू मेल वर्कर्स. मेल वर्कर्स से कंपेयर अगर करें तो जो विमेन्स होती है वो ज्यादा एंगेज क्यों होती हैं. सो इसके कुछ रीजंस हैं. So, owing to their family as well as social constraints, female workers in the rural areas are unwilling to migrate for jobs outside their villages. सबसे पहला रीजन क्या है कि उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर जाएं या काम करें कहीं और जा करके, तो उनके पास में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. कुल मिलाकर के उनके पास में सिर्फ उनकी खेती बाड़ी रह जाती है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, constraints of migration compels them to work in the areas of their resident even for the low wages. अब क्योंकि वो माइग्रेट कर नहीं सकती हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, वो उनको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके घरों के आसपास जो भी उन्हें काम मिलता है वो काम कर लेती हैं. Now next is how economic activity is different from production activity. अब economic activity production activity से different कैसे है? So economic activity is that activity which relates to the use of scarce resources. Economic activity क्या है? जो कि scarce resources है, जब उनको use किया जाता है ना, तो वो कहलाता है economic activity for the satisfaction of human wants. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? Production activity, consumption activity, activities of investment and activities of exchange. ठीक है, so economic activity is that activity which relates to the use of scarce resources for the satisfaction of human wants. ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं वो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं. वही हम जब बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की, सो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू वैल्यू एडिशन फॉर द पर्पस ऑफ
जनरेटिंग फैक्टर इनकम। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है कि किसी चीज में जब हम वैल्यू ऐड करते हैं, है ना, जब किसी चीज में हम वैल्यू ऐड करते हैं तो उसको हमने कहा है प्रोडक्शन, ठीक है। और ये इसका पर्पस क्या है, मेन जनरेटिंग फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर उसमें लगे हुए हैं उन सबकी इनकम को जनरेट करना इसका मेन पर्पस है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, ये हमने देखा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एलिमेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, while all production activities are economic activities, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या चीजों का यूज किया जाता है, रिसोर्सेज का, और धीरे धीरे रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, स्केयर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, लेकिन सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन वहीं हमने जो पहली चीज यहाँ पे पढ़ी कि सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस चीज को आप वापस से देखिएगा कि भाई ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतना क्लियर है कि जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो रहा है वो सब तो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है, फुल स्टॉप। इतनी सी चीज समझ में आ गई। आगे क्या कहना चाह रहा है, लेकिन all economic activities are not production activities, लेकिन सारी economic activities production activity नहीं होती है। ओके, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया कि भाई कौन सी एक्टिविटी क्या होती है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। वैसे मेन चीज हमने यहाँ पे क्या जानी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो हैवी डिपेंडेंस ऑफ ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन प्राइमरी सेक्टर। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे यानी कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे इंडल्ज है, प्राइमरी सेक्टर में। Okay, now people in the urban areas are engaged largely in secondary and tertiary sector. अब urban areas के लोग ज्यादा से ज्यादा कौन से सेक्टर में इंडल्ज होते हैं, या तो सेकेंडरी या फिर टर्शरी में। Tertiary sector is taking a lead over secondary sector as the source of employment in the urban areas. और ये भी देखा जाता है अर्बन एरियाज में कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी सेक्टर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डू यू अग्री? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्या आप इस चीज से अग्री हैं? लेट्स सी। नो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक। ओके, सो इकोनॉमिक के बारे में हम यहाँ पे पहले पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर। अब इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ावा देता है इकोनॉमी में, ठीक है। वहीं सोशल की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक, अब सोशल में क्या आ जाता है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, ठीक है, which serve as a driving force for the social development of a country। जो कि क्या करता है कि एक तो है कि भाई इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसको पुश करता है, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंट हैं, और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम किन चीजों की बात करते हैं, जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, इन चीजों की हम बात करते हैं। वहीं सोशल में हम काय की बात करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब को हम रेफर करते हैं। ओके, सो डन। नेक्स्ट, व्हाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ग्रोथ के प्रोसेस को बढ़ावा देता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इनडायरेक्टली पुश करता है, एक्सेलरेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ये दोनों ही चीजें साथ ही साथ बढ़ते रहनी चाहिए। ओके,
डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कमेंट। अब प्राइमरी और फाइनल सोर्सेज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहली चीज, नो प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। अब इनके डिफरेंसेस इनके क्या है? So primary sources of energies are those which are available to us as a free gift of nature. अब primary sources कौन सी हैं जो कि हमें nature से मिली हुई है as a gift। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, है ना, सो लिग्नाइट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी सोर्स के। वहीं फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? विच आर नॉन अवेलेबल टू अस, जो कि हमें नेचर से नहीं मिले हैं, ओके और दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग इनपुट एंड इनटू आउटपुट। लेकिन ये हमें नेचर से नहीं मिले, लेकिन इसको हमने अपने आप बनाया है, कुछ इनपुट इसमें एड ऑन करा है, फिर हमको ये आउटपुट मिला है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन ने बनाई है, राइट, तो इसमें हमने कुछ ना कुछ इनपुट्स ऐड ऑन करे हैं, तब जाकर के हमारे पास आउटपुट एज इलेक्ट्रिसिटी आया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फाइनल सोर्स। और प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? कोल, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, गैसेस, ये सारे हो गए हमारे प्राइमरी सोर्सेज। Primary sources are directly used as the energy inputs in the production of goods and services. अब primary sources को हम as it is production process में use कर लेते हैं किसी भी goods या services में, including the production of other sources of energy like electricity, power. अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ साथ में हम प्राइमरी सोर्सेज को एज इट इज हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, ओके। फाइनल सोर्सेज आर टू पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब वहीं जब हम फाइनल सोर्सेज की बात करते हैं तो इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, ओके, बिफोर दे आर यूज्ड एज एनर्जी इनपुट्स। ये एनर्जी इनपुट्स की तरह यूज हो उससे पहले इन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। सो प्राइमरी सोर्सेज नीड नो ट्रांसफॉर्मेशन, और प्राइमरी सोर्सेज को किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बिफोर यूज। फाइनल सोर्सेज इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और वहीं फाइनल सोर्सेज जो है हमारे, इनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें नेचर से नहीं मिली है ना, हमने किसी ना किसी नेचुरल सोर्स को, किसी प्राइमरी सोर्स को हमने यूज में लेकर के हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, ट्रांसफॉर्म किए करके हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, ओके। सो प्राइमरी सोर्स और दूसरा है फाइनल सोर्स, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी क्या होती है एंड राइट इट्स टू काइंड। अब यहाँ पे हमको किस किस तरीके की बायो एनर्जी होती है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो बायो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। सो बायो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? या तो किसी ऑर्गेनिज्म से या फिर ऑर्गेनिक मैटर से। और इसके दो तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है बायोगैस। सो इट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोबर गैस प्लांट बाय पुटिंग काउ डंग या फिर गोबर इनटू द प्लांट। अब बायोगैस क्या होता है? बायोगैस वो गैस होती है जो कि हम किससे बनाते हैं, किससे ट्रांसफॉर्म करते हैं? गोबर गैस प्लांट से हमको मिलती है, और हम बनाते किससे हैं? काउ डंग से, ओके। बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग गैस, दिस प्लांट्स कन्वर्ट गोबर इनटू मैन्योर। और इस गैस को बनाने के अलावा इसका काम क्या होता है? ये काउ डंग को मैन्योर में कन्वर्ट करती है, ओके। बायोगैस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कुकिंग। अब बायोगैस किस किस यूज में आ सकती है? कुकिंग के यूज में आ सकती है, लाइटनिंग के यूज में आ सकती है, हीटिंग के यूज में आ सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के यूज में भी आ सकती है, ओके। सो बायोगैस के बारे में हमने समझ लिया। फिर आता है बायोमास। सो इट इज ए सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू प्लांट्स एंड ट्रीज। अब बायोमास क्या होता है कि प्लांट्स और ट्रीज की हेल्प से हम क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। The objective of biomass program is to encourage afforestation. अब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, यानी कि अफॉरेस्टेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनर्जी के लिए। So that fuel for generation of energy based on gas technique could be obtained. जिससे कि क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि हम इस टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। सो एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट। अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए।
पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि पॉल्यूशन अगर होता है इस एयर में तो क्या क्या चीजें, क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। सो पॉल्यूशन ऑफ एयर इंप्लाइज पॉल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे जब एयर पॉल्यूट हो जाती है तो कहीं ना कहीं इससे हमारी लाइफ पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। So many states in India are on the brink of water famine. अब बहुत से ऐसे स्टेट इंडिया में जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है। More serious is the problem of its pollution. इससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है that is water pollution, okay? या फिर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, या फिर जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना पानी, फिर वो गंदा हो जाता है और कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो कंटेमिनेशन भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो यूज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू, अगर इस पॉल्यूटेड वाटर को यूज करेंगे तो क्या होता है, डायरिया जैसी बीमारी होती है या फिर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। थर्ड पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन। So mechanization has raised the level of noise pollution. जो हमारा जो जैसे जैसे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है तो वैसे क्या हो रहा है कि नॉइज पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Noise pollution has recorded an exponential growth because millions of vehicles fitted with loud horns and noise generating engines are playing on the roads. अब noise pollution बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगी है रोड्स पे, है ना, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा मशीनरीज भी चलने लगी है। वहीं इंजन की जब हम बात करते हैं तो इंजन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इसी वजह से नॉइस पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, स्टेट 3 प्रिंसिपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया। अब हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। सो स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एज एन एनर्जी। सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री से जो भी स्मोक एमिट होता है ना, ज्यादातर कोल इंडस्ट्रीज जहाँ पे कोल का यूज किया जाता है, तो उन इंडस्ट्री से जो भी स्मोक एमिट होता है सबसे पहले वो poisonous gases emitted by the industries in the process of chemical treatment of the material. अब काफी सारी इंडस्ट्रीज में केमिकल मटेरियल यूज किया जाता है जिसकी वजह से पॉइजनस गैसेस एमिट होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है। एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल। अब व्हीकल्स के थ्रू जो गैसेस एमिट होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। ओके, विच हैज राइजन अ threatening level of owing to exponential rise in the number of vehicle. अब जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एमिशन ऑफ गैसेस बाय व्हीकल्स भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये 3 हमारे प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टेट 3 प्रिंसिपल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया। अब नॉइज पोल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सो इंजन्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके इंजन्स बहुत आवाज करते हैं जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, एज ऑन द सर्फेस एज वेल एज ऑन द इन द एयर। अब एयर में भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन इससे क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीन्स। इंडस्ट्रियल मशीन्स की तरफ से जो भी नॉइज क्रिएट होती है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है। नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड अप्लायंसेज लाइक मिक्सर ग्राइंडर, वाटर बूस्टर एंड वॉशिंग मशीन्स। अब ये भी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें भी क्या क्रिएट करती हैं, नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। What are the causes of degradation of land in India? अब इंडिया में जो लैंड्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। अब इसके पीछे का कॉजेस क्या क्या है ना, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स। अब फ्लड्स और बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है। Alkalinity and salinity of soil caused by water logging। दूसरा है water logging, जिससे क्या हो रहा है कि सॉइल में बहुत ज्यादा alkalinity और salinity की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। फिर है excessive water logged on the top soil। excessive water, बहुत ज्यादा टॉप सॉइल पे पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ सॉइल कहीं ना कहीं इसमें खराब हो रही है।
it tends to suck up the nutrition of the soil and reduces its fertility. अब ये पानी क्या करता है कि सारे न्यूट्रिशन सकअप कर लेता है, जिससे कि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं उस पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया. अब डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया के 3 फैक्टर्स हमें यहाँ पे बताने हैं. पहला है ग्रोइंग इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर वुड्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. अब सबसे पहली चीज, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज ऐसी एस्टेब्लिश हो रही हैं जहां पे वुड की बहुत ज्यादा डिमांड है. वहीं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में डिमांड हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी पड़ रही है. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड्स ओइंग टू एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही इन वुड्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब दिखती सी बात है जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा बढ़ती है, तो इसी वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन देखा जाता है. थर्ड इज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 ऑब्जर्वेशंस सजेस्टिंग एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस बताने हैं जिसकी हेल्प से ये पता चले कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. सो सबसे पहली यहाँ पे एक चीज देखी गई है, दैट इज एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन. अगर ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, है ना, किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, ज्यादा लिटरेसी रेट होगी, तो वहां के जो सिटीजन्स हैं वो काफी अच्छे माने जाएंगे. ओके, सो एजुकेशन से क्या प्रोड्यूस होते हैं? गुड सिटीजन्स. ओके, इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी. अब इससे क्या होता है, एजुकेशन ज्यादा बेहतर होगी किसी इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा कि नेचुरल और साथ ही साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे से और ज्यादा एफिशिएंटली यूज होंगे. इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन्स ऑफ द पीपल. अब मेंटालिटी के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो ये भी एजुकेशन मेंटालिटी को भी काफी ज्यादा वाइडन अप कर लेता है. ओके, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब एजुकेशन से क्या होता है कि एजुकेशन से लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको पता होता है कि इकोनॉमी में क्या बेहतर है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और क्या बेहतर है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से. ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स थे कि क्यों हमारी एजुकेशन जरूरी है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ स्टेट 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरियाज. अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज में. सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल है वो कौन सा है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं ये क्या करती हैं? फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, बट एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स. SBI और जो बाकी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1955 विद अ फोकस ऑन रूरल क्रेडिट. अब इनका मेन फोकस क्या था कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट को बढ़ावा देना है. ओके, द नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स वाज डन इन 1969. अब 1969 में काफी बैंक्स क्या हो गए थे? नेशनलाइज हो गए थे. द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक थ्रू देयर ब्रांच expansion programs were directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through cooperative societies. अब जब नेशनलाइज हुए थे काफी बैंक्स, तब 1969 में, तो मेन फोकस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को क्या करना है? क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है, और फार्मर्स के साथ साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है. ओके, फिर तीसरा कौन सा आता है? रीजनल रूरल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक, RRBS एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वाज सेट अप टू प्रमोट. अब इनका सेटअप क्यों हुआ था? टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सप्लाई करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड. जो कि ज्यादा बैकवर्ड रूरल एरियाज है वहां पे लोगों को अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी मिले, इसलिए ये एस्टेब्लिश हुआ था. ओके, फिर फोर्थ आता है नाबार्ड. नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके,
सो नाबार्ड इज एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन, ये सबसे वाइटल, सबसे एपिक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के टर्म्स में ये सबसे ज्यादा एपिक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्रेडिट के साथ साथ में और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं रूरल एरियाज में, उसको ये क्या करता है, उसको ये ऑपरेट करता है। ओके, राइट 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन रूरल एरियाज। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इनका मेन काम क्या है, टू एंश्योर टाइमली एंड इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, कि भाई टाइमली और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को मिलता रहे। दूसरा है टू ग्रेजुअली एलिमिनेट दी मनी लेंडर्स, कि भाई मनी लेंडर्स जो होते हैं जो कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, फार्मर्स को लोन देते हैं, इनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इनको हटाना है फ्रॉम दी प्रोफाइल ऑफ क्रेडिट एजेंसीज, कि भाई मनी लेंडर्स को ये क्रेडिट एजेंसीज से बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है। दूसरा पॉइंट इनका ये है। थर्ड इज टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि भाई अपनी कंट्री में जितने भी रीजन्स हैं उन सभी जगह पे क्रेडिट फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है। फोर्थ इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट टू एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जिन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट देखे जाते हैं वहां पे क्रेडिट को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करना है। सो ये इनके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक्सप्लेन द 4 फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अब नाबार्ड की हमने बात करी थी, इसके 4 फंक्शंस हमको बताना है। टू सर्व एज एन एपिक्स फंडिंग एजेंसीज फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरियाज। सो सबसे मेन इनका काम क्या है कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। अब क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम प्रॉपरली हो, हर एक चीज उसमें अच्छे से हो, ये इस चीज को सुपरवाइज करते हैं। To coordinate the rural financing activities of all credit institution and maintain liaison with Government of India, State Government, Reserve Bank and other national level institutions। अब नाबार्ड का एक काम और क्या है कि ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है किस किस को, कि रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को ये किससे कोऑर्डिनेट करता है, जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे फिर वो रिजर्व बैंक हो, चाहे फिर वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, इन सब से क्या करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। ओके, कंसर्न्ड विथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और इनका मेन कंसर्न क्या होता है कि पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है ज्यादा से ज्यादा। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट, और इनका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनको वापस से उनके ऊपर देखना कि भाई क्या चीजें उसमें चल रही हैं, उनको मॉनिटर करना है ना, उनको वापस से रीफाइनेंस करना कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अच्छा चल रहा है तो उसको वापस से रीफाइनेंस करना, उसको मॉनिटर करना, ये इनका 4th ऑब्जेक्टिव है। ओके, राइट 4 ऑब्जर्वेशन पॉइंटिंग टू सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के अपन को 4 ऑब्जर्वेशन बताने हैं, लेकिन कौन से, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, सो सबसे पहला है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशली अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही लो होती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्लाइंग अ स्टेट ऑफ परपेचुअल सफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी, ज्यादा से ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे देखी जाती है। सो हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा बेरोजगारी होगी, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी इन इनकम देखने को मिलेगी। एंड वेल्थ, इन सच सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, ग्रोथ डज नॉट अकर विथ सोशल जस्टिस। अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ में नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट। सो टेररिज्म जैसी चीजों को बढ़ावा मिलता है बेरोजगारी की वजह से। So terrorism may be motivated by several factors, but the contribution of self-desperation
on account of unemployment is by no means less significant. So जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतना ज्यादा क्या होगा कि लोग टेररिज्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइन होंगे. Class struggle, unemployment divides the society into have and have nots. अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है कि भाई सोसाइटी में ये हैव नॉट्स का भेद रखता है. ठीक है. अकॉर्डिंगली देयर इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनरेस्ट. तो जिसकी वजह से क्या देखा जाता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स देखा जाता है कि ये मिडिल क्लास का है, ये अपर क्लास का है, ये लोअर क्लास का है. फिर क्या होता है कि जो सबसे लोअर क्लास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं वो टेररिज्म जैसी चीजों में अपने आप को उसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है. सो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. So next question is, write your observation indicating that electricity as an infrastructure is an emerging challenge in the Indian economy. अब यहाँ पे हमने challenges की बात करी है इंडियन इकोनॉमी में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे रोल प्ले करता है इसको हम देखते हैं. तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज inadequate जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा inadequate है. अब ऐसा क्यों है? So, in spite of having enough total installed power generation capacity, India is still struggling to meet the surging demand for power. अब यहाँ पे हम इंडिया में क्या चीज देखी जाती है कि पावर जनरेट करना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है. ठीक है. जितनी डिमांड है उतना भी पावर यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाता है. Excess of demand over supply has given rise to many problems. अब excess of demand over supply इस तरीके की जो सिचुएशन है इनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है. लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो इन इंडिया देयर इज एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय प्लांट लॉट फैक्टर PLF. अब यहाँ पे PLF के बारे में भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे क्या चीज देखी जाती है कि जो कैपेसिटी है यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस. अब दिल्ली जैसी जगहों पे देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. अब ऐसा क्यों है? इसके दो कारण है. सबसे पहला कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बैकवर्ड है. दूसरा कि हमारा जो ऑफिशियल स्टाफ है वो कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत ज्यादा चोरी करता है. ओके. सो इन दिल्ली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर हाई. बहुत हाई है. ऐसा क्यों है? पार्शली ड्यू टू आवर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बट लार्जली, लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो किस पे है? ड्यू टू पिल्फरेज इन्वॉल्विंग दी ऑफिशियल स्टाफ. यानी कि पिल्फरेज मतलब होता है चोरी, के ऑफिशियल स्टाफ की चोरी की वजह से ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है. फोर्थ पॉइंट इज लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. अब इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? हर स्टेट के बोर्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है. एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस. अब अगर प्रेजेंट में हम देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो सारे ही तो अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो सब बहुत ज्यादा लॉस फेस कर रहे हैं. They do not have funds. इनके पास में फंड्स नहीं है to make payment or the electricity purchased by them. So इनके पास में adequate funds नहीं है कि ये अपना पेमेंट कर सके या फिर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीद सके. ओके. सो ये 4 पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the observation suggesting the role of human capital formulation in economic growth. अब इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन किस तरीके से वर्क करता है ये हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं. अब पहला पॉइंट इसमें है हमारा चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ. अब ह्यूमंस के अंदर ही ये चीज बिल्ड है कि वो इमोशनली या फिर मटेरियलिस्टिकली एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है और ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन क्या करता है कि फिजिकल कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. Specialized engineers and skilled workers can certainly handle
मशीन्स बेटर देन दी अदर्स। अब जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स है, जो स्किल्ड वर्कर्स है, वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे से मशीन्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ने से ग्रोथ भी कहीं ना कहीं। सो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास में स्किल्ड वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ एक्सेलरेट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेटिव स्किल्स। अब इनोवेटिव स्किल्स किसके पास में पॉसिबल है, सिर्फ ह्यूमंस के पास में पॉसिबल है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन, द अंडरकरेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इनोवेशन किसके वजह से पॉसिबल, ह्यूमंस की वजह से पॉसिबल है। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स, ग्रेटर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन। अब जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे हमारे यहाँ पे, उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इससे हमारी इकोनॉमी में, और कुल मिलाकर के ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। बाय इनहैंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा इनहैंस होगी स्किल्स, जितनी ज्यादा इनहैंस होंगी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जितनी ज्यादा इनहैंस होंगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे बढ़ेगी। ओके, दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, और इससे क्या होगा कि पार्टिसिपेशन की जो रेट है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। Higher the rate of participation, greater is the degree of economic and social equality in the society. अब जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे, उतना हमारी इकोनॉमी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होगा। ओके, और उतना ही हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इक्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी में देखी जाएगी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सोर्सेज या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पे हमें सोर्सेज बताने हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन के। सो पहला पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो सबसे पहली चीज यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन को शार्प करने की है कि भाई एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो। So expenditure on education is the most effective way of raising productive workforce in the country. जितने ज्यादा educated लोग होंगे उतना ज्यादा हमारे यहाँ की जो population है वो ज्यादा अच्छी workforce की तरह बन के निकलेगी। Okay, so it is therefore a very important determinant of human capital formulation. Next point is expenditure on health. अब जितने ज्यादा यहाँ की जो population है वो जितनी ज्यादा healthy होगी उतनी ही ज्यादा skilled होगी, चाहे फिर वो मेंटली हो चाहे फिर वो फिजिकली हो। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव, और वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव निकल के आएगा। हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज, जिससे कि क्या होगा, जितना ज्यादा हेल्दी होगा उतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन प्रोसेस राइज अप होगा। ही एड्स मोर टू द जीडीपी, और उतना ही उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी एड ऑन होगा ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। ओके, next point is on the job training. So on the job training helps workers to sharpen their specialized skills. अब on the job trainings क्या होती है कि ये उन workers के लिए trainings होती है जिसकी वजह से उनकी जो skills है वो और ज्यादा sharpen up हो जाएं। Okay, it enables them to raise the level of their efficiency and productivity. अब इससे क्या होगा कि उनकी productivity का जो level है वो और ज्यादा high हो जाएगा। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, अब जितने ज्यादा स्टडी प्रोग्राम्स बनेंगे एडल्ट्स के लिए उतना ज्यादा क्या होगा, वो फ्यूचर में एक अच्छे वर्कर की तरह निकल के आएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और ज्यादा बेहतर साबित होगा। सो अदर देन फॉर्मल एजुकेशन के अलावा एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल द गवर्नमेंट एंड एनजीओज ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन द वर्क एरियाज। अब जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे कि एडल्ट्स क्या हो, उनकी जो स्किल्स हैं वो और ज्यादा शार्प हों। ओके, दिस इनहैंसेस देयर प्रोडक्टिविटी। अब इससे क्या होगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा इनहैंस होगी, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन, और वो एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन के तौर पे सामने आएंगे। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट माइग्रेशन।
So it contributes to human capital formulation as it facilitates utilization of inactive skills. अब migrate जब आदमी करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे क्या होता है, काफी बार उसके अंदर स्किल्स होती हैं लेकिन उसको अपने स्किल्स के बारे में पता नहीं होता है। फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तब वो अपने आप को किसी काम में डालता है, तब उसको पता लगता है कि मेरे अंदर ये सारी स्किल्स भी हैं। तो फिर उस क्या होता है कि उसकी स्किल और ज्यादा इनहांस होती हैं, राइट। तो और इट फैसिलिटेट्स फुलर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स, और फिर वो क्या कर पाता है, अपनी स्किल्स का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाता है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना इज ऑल्सो अ पॉइंट ओवर हियर। सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इंफॉर्मेशन कैसी कि भाई जॉब से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स इन एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मुलेशन। अब इससे क्या होगा, वो जो लोग अनअवेयर रहते हैं उनको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस मिलेगी और वो कहीं ना कहीं अपनी स्किल को शार्प कर पाएंगे, ओके। इट enables people to actualize their productive potential। अब इससे ये होगा ये कि लोग अपने एक्चुअल पोटेंशियल को जान पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अ बिग चैलेंज टुडे। अब आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बहुत ही बड़े चैलेंज के तौर पे देखा जाता है। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में हम समझते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सो इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग पाए जाते हैं। द नंबर एक्सीड्स इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे इतने ज्यादा इलिटरेट लोग हैं कि अगर उनको टोटल करें ना तो वो किसी ना किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा हों, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। सो एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा डिग्री ओरिएंटेड यहाँ पे मानी जाती है। throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchanges। जिससे क्या होता है कि भाई अब हमारे यहाँ पे इंडिया में डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागते हैं, ओके। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज स्टिल अ फार क्राई। लेकिन यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन यानी कि जो दूसरी तरीके की स्किल्स होती हैं उनको यहाँ पे शार्प नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। थर्ड पॉइंट इज जेंडर बायस। So there is still a significant gender bias in offering opportunities of education to male and female children। अब gender biasness भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि भाई जो फीमेल्स होती हैं उनको एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत कम यहाँ पे मिलती है। The enrollment ratio is relatively low for the female candidates। अब enrollment ratio जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स का बहुत लो है and their dropout ratio is considerably high। और उनका जो dropout ratio है वो considerably क्या है, ज्यादा high है। Low rural access level। There is a high degree of disparity in access of education। अब access of education की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है, high degree of disparity देखने को मिलती है। The access level is considerably low for the rural population। यानी कि रूरल एरियाज में, रूरल पॉपुलेशन में एजुकेशन ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ओके, कंपेयर्ड टू दी अर्बन्स। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। सो देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के अंडर में इंक्लूड कर दिया गया है, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। सो प्राइवेट एजुकेशन हैज टेंडेड टू वाइडन द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर द रिच एंड द पुअर। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ पाते हैं, अच्छी एजुकेशन के हकदार होते हैं, और वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, ओके। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडिया में किस किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ये भी हमको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, ओके,
they are willing and they are able to work at the existing wage rate, जो भी उनको wages मिल रहे हैं उस पे वो काम करना चाहते हैं, लेकिन the problem is कि उनको काम मिल नहीं पा रहा है. This is what? This is unemployment. So unemployment refers to the situation when people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting work. लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है. अब इंडिया में किस किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो हम देखेंगे अर्बन एंड रूरल दोनों ही एरियाज में. सो सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. So open unemployment occurs when a worker is willing to work and has the necessary ability to work, yet he does not get the work. He remains unemployed for full time. अब इसमें क्या होता है कि वही सेम चीज है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई पर्सन है वो काम करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, राइट, फाइन. फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. So structural unemployment occurs due to a structure change in the economy. कभी अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, जैसे कोविड के टाइम पे देखा गया था, है ना, कोविड के टाइम पे कितने मजदूर बेरोजगार हो गए थे, कितने ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए थे. तो वो क्या था, इकोनॉमी में एक तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज था. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो हम समझते हैं. सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच अ वर्कर does not get the full-time job. He remains unemployed for some months or a year or some hours every day. Underemployment is of two kinds. So underemployment क्या है कि जिसको बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है, ओके, और वो अनएम्प्लॉयड रहता है या तो कुछ महीने या फिर कुछ साल या फिर कुछ घंटे. अब ये दो तरीके का होता है. एक होता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनविजिबल. सो विजिबल क्या होता है, इन दिस केस पीपल वर्क लेसर देन दी स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क. इसमें क्या होता है कि लोगों का जो एक स्टैंडर्ड आवर्स हमारे इंडिया में कर दिए गए हैं, दैट इज 8 आवर्स. अब अगर 8 घंटे से कम कोई काम कर रहा है तो उसको हम विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में उसको रखते हैं. अब नेक्स्ट इज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम. इस केस में क्या होता है कि लोग पूरे टाइम फुल टाइम पे काम करते हैं, बट द इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द एबिलिटीज. लेकिन यहाँ पे जो मेन थिंग है दैट इज इनकम. तो जो उनकी इनकम है वो उनके वर्क के बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट नहीं है, या तो बहुत ज्यादा कम है. मतलब वो 8 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी इनकम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है. ओके, फिर आता है हमारा अगला अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. अब काफी बार ऐसा होता है कि रूरल एरियाज से काफी लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं टू सर्च जॉब्स, राइट. अब वो जो पीरियड होता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. So it occurs owing to cyclical fluctuations in the economy. अब cyclical fluctuations ज्यादातर जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम देखें तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो ऐसा होता है कि साल में कुछ 6 महीने ही एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है. बाकी जो टाइम होता है वो ऐसा होता है जो कि हमारे वेदर सपोर्ट नहीं करता है एग्रीकल्चर को, राइट. सो वो जो 6 महीने है या 4 महीने हैं जितना भी उस क्रॉप में पर्टिकुलर क्रॉप में लगता है, तो उतने टाइम के लिए तो फार्मर्स ऑक्यूपाइड हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं. लेकिन बाकी जो टाइम होता है जिनमें उनके पास में कोई काम नहीं होता, उसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो आई होप कि एम्प्लॉयमेंट और कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखे जाते हैं वो सब आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which poverty alleviation program have been implemented in rural India? अब रूरल इंडिया में ऐसे कौन कौन से poverty programs implement किए गए हैं वो हम समझते हैं. सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, launched in the villages in April 1999. फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कब लॉन्च हुई थी, 1 सितंबर 2001. फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि कब लॉन्च हुई थी, 2001 में. फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. और इसके बाद में 5th है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च ड्यूरिंग द 5th प्लान. ओके, सो ये सारे ही प्लान्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आपको ध्यान में रखने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। सो फॉर्मल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, मान लीजिए। तो जो भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, दोज आर नोन एज फॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेड्युटी, पेंशन एटसेट्रा। तो जैसे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। उन बेनिफिट्स को क्या कहते हैं? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ओके, सो दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। अब ये ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अब इनके लिए बहुत तरीके के लेबर लॉज भी बने हुए हैं, ठीक है, कि भाई अगर मार्केट में किसी दिन कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो इनके फेवर में काफी सारे लेबर लॉज हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स की, तो वो कौन से होते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे वर्कर होते हैं जो कि एकदम फिक्स नहीं होते हैं अपने जॉब में, है ना। जैसे कि कोई इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, राइट, किसी फर्म में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे कोई वर्कर्स काम करते हैं। सो इनफॉर्मल वर्कर्स वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो ये कौन सा सेक्टर होता है? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जिसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। ओके, इनफॉर्मल वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दे कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब ये ट्रेड यूनियंस भी नहीं बना सकते हैं और इनके लिए कोई भी प्रोटेक्टेड लॉ नहीं बना हुआ है। सो दे रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज एंड are therefore highly vulnerable to uncertainties of the market। तो जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इन पे पड़ता है। ओके, सो आई होप कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच का ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज राइट 4 ऑब्जर्वेशंस पॉइंटिंग टू सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से हैं इसको हम समझते हैं। So following are some important social consequences of unemployment। अब unemployment के social consequences कौन कौन से होते हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। सबसे पहला है low quality of life। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लो होगी? क्योंकि अनएम्प्लॉयड अगर कोई आदमी है तो वो दिखती सी बात है कि वो पॉवर्टी में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और जो लोग पॉवर्टी में कहीं ना कहीं लाई करते हैं हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो होती है, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्लाइंग अ स्टेट ऑफ परपेचुअल सफरिंग्स। नाउ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अब ज्यादा क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्योंकि जो लोग, एक तो सबसे पहली चीज के बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, और वही जो रिच पोर्शन है, जो रिच पीपल की तरफ अगर हम देखते हैं तो उनके पास में क्या है? बहुत ज्यादा वेल्थ है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है वो इनइक्वालिटी को शो करता है। ओके, सो इन सच सिचुएशन ग्रोथ डज नॉट अकर विद सोशल जस्टिस। तो अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो वहां पे ग्रोथ तो होती है लेकिन इनजस्टिस भी वहां पे देखा जाता है। नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट। अब तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ और क्या देखने को मिलता है कि काफी लोग अपनी सिचुएशंस को देखते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके पास में गलत रास्ते जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। ओके, सो टेररिज्म यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो टेररिज्म मे बी मोटिवेटेड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ डेस्पिरेशन on account of unemployment is by no means less significant। okay, so जो self desperation होता है वो क्या मजबूर कर देता है आदमी को कि वो कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे निकल पड़ता है। okay, then class struggle। अब unemployment की वजह से क्या देखा जाता है कि क्लासेस का जो स्ट्रगल है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये जो स्ट्रगल है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। So unemployment divides the society into haves and have-nots. Accordingly, there is class conflict that compounds the problem of social unrest। और इस क्लास प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है? लोग कहीं ना कहीं इस सोशल अनरेस्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
राइट द 4 प्रिंसिपल फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेल्प से क्या होता है कि इनकम पर कैपिटा जो होती है, पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बढ़ती है और साथ ही में इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ता है। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका सही मात्रा में यूज किया जाता है। नो रिडक्शन इन दी एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। अब जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए भी उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए भी कोई भी रिडक्शन नहीं करना पड़ता है। ओके, नो इंक्रीज इन पोल्यूशन, और पोल्यूशन में भी इंक्रीज नहीं होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक्सप्लेन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके पॉसिबल कॉजेज कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आता है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं कर पा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कैसे कि भाई लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी काम मिलने की, और जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का शिकार बनेंगे। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो. Slow growth rate fails to generate enough employment opportunities for the rising labor force. Okay, now rapid growth of population की वजह से कैसे unemployment बढ़ता है? Constantly rising population has been grave problem in India. अब ये जो constant increase in population जो हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है? Unemployment कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. It is one of the principal factor contributing to the unemployment. फिर है थर्ड एग्रीकल्चरल सीजनल ऑक्यूपेशन। अब जब सीजनल ऑक्यूपेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो हम क्या की पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्रॉप पैटर्न है वो कुछ ऐसा होता है कि साल के 4 महीने या 6 महीने में ही हमारी क्रॉपिंग होती है। बाकी के जो महीने होते हैं उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयड रहता है हर वो व्यक्ति जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। So agriculture is underdeveloped in India and so offers seasonal employment. Its seasonal character does not provide the stable job to the farmers. अब ये जो seasonal character है जिसकी वजह से farmers को एक stable job नहीं मिल पाता है। Throughout the year, farmers often remain idle 3 or 4 months in a year. अब जो ये farmers हैं वो काफी बार क्या रह जाते हैं, unemployed रह जाते हैं 3 से ज्यादा महीनों के लिए, 3 months या 4 months या फिर 6 months, ठीक है, एक साल में। Then the next point is lack of irrigation facility. अब despite decades of planning, irrigation facilities continue to be scant. अब हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि इतनी प्लानिंग के बावजूद जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो काफी स्कैंट है, यानी कि काफी पीछे है, काफी कम है। For want of irrigation, monocropping, only one crop a year, becomes a compulsion of the absence of multiple cropping. अब irrigation की कमी की वजह से क्या है, monocropping को हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया है मल्टी क्रॉपिंग की बजाय, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स लिमिटेड। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाती है। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब लोगों के पास में सेविंग्स की कमी और इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है। सो देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल की कमी है, सो देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल की कमी है एंड इवन द स्केयर कैपिटल हैज नॉट बीन ऑप्टिमली यूज्ड टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है कि सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ पे कैपिटल की बहुत कमी है और जो स्केयर कैपिटल है वो अच्छी तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। ओके, bulk of the capital has been invested in large scale industries where there is high capital per unit of labor. अब ज्यादा कैपिटल कहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे यूज किया जाता है। ओके, और वहां पे क्या होता है कि यूनिट ऑफ लेबर जो जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे हाई कैपिटल यूज किया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो लेबर फोर्स है वो कम लगाया जाता है।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल रिमेन सिग्निफिकेंटली लो, क्योंकि कैपिटल ज्यादा यूज किया जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल क्या रह जाता है, लो रह जाता है, और कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बनता है। ओके, सो हमने सारे ही कॉजेस देखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब जो मोबिलिटी होती है लेबर की फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी बार जो वर्कर्स हैं वो खो देते हैं। सो मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया इज वेरी लो, ये बहुत कम है इंडिया में, ओइंग टू अ वैरायटी फैमिली एज वेल एज अ सोशल कॉन्स्टेंट्स। अब इसके रीजन क्या है, क्यों मोबिलिटी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की फैमिली देखी जाती है। पीपल आर अनविलिंग टू मूव टू फार ऑफ एरियाज इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल टू देम। अब लोग ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि भाई उनकी सोच ऐसी होती है कि हम हमारे परिवार से दूर नहीं जाएंगे, भले ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी होगी लेकिन वो काम के चक्कर में अपने परिवार को, अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। लेसर द मोबिलिटी ग्रेटर द अनएम्प्लॉयमेंट। अब जितनी कम मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। अब जितनी कम मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, फिर आती है बात टेक्नोलॉजी की। सो जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है ना, हमारे यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें ज्यादातर क्या देखा जा रहा है कि लेबर को सेव, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो लेबर सेविंग है, यानी कि लेबर का इतना यूज नहीं होता है, सब मशीनरी हो गया है रेदर देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जीडीपी तो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं बढ़ पा रही है। ऑलराइट, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के, खत्म करने के कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे पर पर्सन तो हो सकता है कि हमको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ जाए, राइट। To increase in employment, it is essential to increase production in agriculture and industrial sectors. So agriculture और industrial sector में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज्ड, और छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके, डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिव ऑफ लेबर। अब लेबर के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है उससे पता लगता है कि लेबर की डिमांड कितनी होगी। ओके, हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट्स हायर प्रॉफिट एंड देयर आफ्टर ग्रेटर डिमांड फॉर लेबर। अब अगर हायर प्रोडक्टिविटी है लेबर की तो वो प्रॉफिट देगा, ज्यादा प्रॉफिट देगा तो उनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा होगी। अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइंग एफिशिएंसी, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, कितने एफिशिएंट है हमारे यहाँ के लेबर। ओके, ऑफ लेबर मस्ट बी इम्प्रूव, एफिशिएंसी हमारे यहाँ के लेबर की इम्प्रूव करते रहने चाहिए। ओके, high rate of capital formulation, so rate of capital formulation in the country should be increased। अब हमारे यहाँ पे capital formulation यानी कि investment की जो rate है उसको बढ़ाना चाहिए। Also investment must be directed to such areas of production where employment potential is high, और investment भी उस area में करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलने की जो रेट है वो काफी ज्यादा है। ओके, नोटेबली कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी केप्ट लो, और जो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं लो हो। ओके, फिर हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो कि अपनी फर्म खड़ी करते हैं, अपना कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, उनको हेल्प करते रहने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो अपने अंडर में और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन। अब कैसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे इरिगेशन हो गया, बेटर सीड्स हो गए, मैन्योर हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गया, क्रेडिट हो गया, एटसेट्रा to small and marginal farmers in the agriculture. In addition, self-employed person in urban areas should be given facilities of credit,
और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मार्केटिंग, क्रेडिट के साथ साथ में मार्केटिंग की फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की फैसिलिटी, टेक्निकल ट्रेनिंग की फैसिलिटी और ऐसी ही कुछ फैसिलिटीज ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको मिलती रहनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और जैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो अपने अंडर में काफ़ी लोगों को रखेंगे, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की टेक्निक को हमें ऐसे कर देना चाहिए कि वो लेबर इंटेंसिव हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कैपिटल इंटेंसिव। सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड सूट द नीड्स ऑफ मीन्स ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की जरूरतों के हिसाब से हमारी जो टेक्निक है वो ऐसी होनी चाहिए। It is essential that labor intensive technology is encouraged in the place of the capital intensive technology। अब यहाँ पे किसको encourage करना चाहिए? जो labor intensive technology है उसको यहाँ पे encourage करना चाहिए in spite of capital intensive technology। Then sixth one is importance of employment program in the plans। अब जो employment programs होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और उनको इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए। सो सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन प्लान्स विच आर लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ाना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके। ओके, so the next question is write the observations highlighting the deficiency of our social infrastructure। अब social infrastructure की deficiencies है उसको हमें बताना है in terms of health facilities। किसके terms में? health facility के टर्म्स में। सो सबसे पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जैसे रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज कम है, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल ही पिछड़े जो गांव है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो अनइक्वल है इसको सबसे पहले हमें ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहली जो डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ पे